देखिए, अर्थक्वेक हम लोग देखेंगे तो अर्थक्वेक सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। तो अर्थक्वेक जो है जिसको हिंदी में भूकंप हम लोग बोलते हैं, तो अर्थक्वेक जो है वो इंडोजेनिक यानी कि अंतर्जात शक्ति और एक्सोजेनिक यानी कि बहिर्जात बल, दोनों बल के कारण जो है ना वो भूकंप मतलब भूकंप आता है। मतलब भूकंप के लिए या अर्थक्वेक के लिए सिर्फ इंडोजेनिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि एक्सोजेनिक फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हाँ, जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आता है वो इंडोजेनिक फोर्स की वजह से ही आता है। अब देखिए, जब इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स लगता है ना, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, यानी इंडोजेनिक फोर्स कैसे जनरेट हुआ? तो इंडोजेनिक फोर्स जनरेट हुआ आपका जब दो प्लेट कन्वर्ज किया या दो प्लेट डाइवर्स किया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे, तो क्या होता है कि जब कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है या फिर ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि जैसे कन्वर्ज किया कि जैसे अभिसरित किया, डाइवर्ज किया कि जो अलग-अलग अपसरण हुआ उसका, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होता है और वो जो एनर्जी होता है वो वेव के रूप में चारों तरफ यानी कि सारे दिशाओं में वो फैलता है। जितना भी मतलब फ़ोकस से लेकर के, जैसे ये फ़ोकस है ना, तो फ़ोकस से आप देखिएगा तो हर डायरेक्शन में जो है ना, वो इसका एक्सपेंशन होता है। तो एनर्जी जो रिलीज हुआ वो वेव के रूप में कन्वर्ट हुआ और वो वेव जो है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब वो वेव मूव करता है तो जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर वाइब्रेशन को जनरेट करता है, कंपन को जनरेट करता है, और वही कंपन जो है वो अर्थक्वेक कहलाता है। तो क्या क्या बताया, अगर इसको लैंग्वेज देना होगा या लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कि जैसे जो अर्थ है ना, अर्थ के अंतर्जात यानी कि अंतर्जात शक्ति और बहिर्जात शक्ति, यानी कि जो इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स है, इन फोर्स की वजह से एनर्जी रिलीज होता है और वह एनर्जी जो है वो वेव के रूप में कई सारे अलग-अलग डायरेक्शंस में जो है वो मूव करता है, ठीक है? और जब वो मूव करता है वेव, तो अर्थ के अंदर वाइब्रेशन जनरेट करता है। और वो जब वाइब्रेशन जनरेट होता है तो उसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अर्थक्वेक में दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझना होता है कि जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक का जहाँ पे मतलब इमर्जेंस होता है, जहाँ से अर्थक्वेक की ओरिजिन उत्पत्ति होती है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, यानी भूकंप केंद्र बोला जाता है हिंदी में। और सबसे पहले जहाँ पे ये वेव पहुँचता है ना, सबसे फर्स्ट जहाँ पे पहुँचता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। तो ये सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है, तो यहाँ से जो सबसे नज़दीक वाला पॉइंट होगा, तो ये सबसे नज़दीक देखिएगा, सबसे नज़दीक सबसे छोटा लाइन आपको यही वाला दिखेगा। तो सबसे नज़दीक पॉइंट पे पहुँचता है, तो जहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है, उसको हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। हिंदी में उसको अधिकेंद्र बोला जाता है। एपिसेंटर जो है ना, वो हमेशा 90 डिग्री पे आपको दिखेगा। 90 डिग्री पे, जैसे इधर भी वेव जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो ये जो इस साइड वेव जा रहा है ना, इससे आपको हमेशा 90 डिग्री पे एपिसेंटर दिखेगा। यानी कि जो सबसे नज़दीक का पॉइंट होता है ना फोकस से, जहाँ की वो यानी कि भूकंप या अर्थक्वेक का जहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, वहाँ से अर्थ सरफेस का या जो अर्थ क्रस्ट का सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। और फिर यही मतलब सबसे पहले यहाँ पे ही फील किया जाता है अर्थक्वेक को। अब देखिए, जब भूकंप आता है या अर्थक्वेक जब आता है ना, तो उससे पहले ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर में रेडोन गैस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये लिख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स वगैरह में भी सवाल पूछा पूछा जाता है। अब अर्थक्वेक जो होता है उसके स्टडीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अर्थक्वेक के स्टडी को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अब सिस्मिक वेव जो होता है, इसको हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ जब पढ़ा था तो उसमें भी सर लास्ट स्लाइड से एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस बताया ना सर कि आप सारी बाउंड्री अभी सारी बाउंड्री और ट्रांसवर्स बाउंड्री में बनेगा। तो सर दो तीन एक्सोजेनिक फोर्सेस का भी एग्जांपल दे दीजिए सर, जिससे कि मैंने भूकंप उत्पन्न होता है। हाँ, देखिए, एक्सोजेनिक फोर्स हो गया ना, एक्सोजेनिक फोर्स में आपका हो गया कि लैंडस्लाइड हो रहा है, एवेलांच हो रहा है। तो इन सब की वजह से जो है ना, एक मतलब नॉर्मल मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरेट होता है, जैसे उसका मैग्नीट्यूड 2 से कम होगा।
तो इस तरीके का कोई भी बाहरी जैसे इरोजन अब जैसे एक्सोजेनिक फ़ोर्स में और भी आप ले सकते हैं जो कि मैन मेड फ़ोर्स है आपका। जैसे कहीं पे डैम बन रहा है, डैम बनने की वज़ह से जो लैंड है उस पे वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है और उस वाटर का प्रेशर बढ़ने की वज़ह से क्या होता है वहाँ पे जो सतह सरफेस होता है वो डैम का वो धँसने लगता है, उसकी वज़ह से क्रैक आता है। तो ये एक्सोजेनिक फ़ोर्स में वो सारे चीज़ हो गए, जैसे आपका लैंडस्लाइड हो गया, एवालांच हो गया, हिमस्खलन जिसको बोलते हैं, लैंडस्लाइड हो गया जिसको कि भूस्खलन बोलते हैं। फिर बाहर मैन मेड जितना भी एक्टिविटी है, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे ग्राउंड में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवाया जा रहा है उससे, या फिर कहीं पे जैसे जो जैसे गिट्टी वगैरह बनाने के लिए जो पहाड़ों को जो है वो उसमें एक्सप्लोजन करवाया जाता है, तो उन सब की वजह से जो माइनर मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आता है ना, तो उसको हम लोग एक्सोजेनिक फ़ोर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, इसका इसके बाद इसका क्लासिफ़िकेशन भी हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो एक सवाल था सर, जो भूकंप केंद्र जो बता रहे हैं सर, वो 90 डिग्री पर जो एपिसेंटर बना रहा है, वो 90 डिग्री पे बनेगा सर? हाँ, वो 90 डिग्री पे क्योंकि सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो होता है ना, वो 90 डिग्री पे ही होता है। तो ये जो होता है ये 90 डिग्री पे जो है वो एपी सेंटर बनाता है सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे। ये आप देखिएगा अभी ना, जैसे देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये जो वेव है इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से ज़्यादा है। जो 90 डिग्री पे डिस्टेंस है इससे ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है? तो जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है ना सरफेस का, वहाँ पे ईपी सेंटर होता है। और क्योंकि वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता है उसका वेव। और ठीक है सर। कुछ? नहीं सर। ठीक। अब देखिए हम लोगों ने सिस्मिक वेव के बारे में इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी देखा था ना, इंटीरियर ऑफ अर्थ जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो सिस्मिक वेव होता है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी वेव, जिसको कि प्राथमिक तरंग या पी वेव भी बोलते हैं। सेकंड होता है सेकेंडरी वेव, जिसको कि द्वितीयक तरंग या एस वेव भी बोलते हैं। थर्ड होता है सरफेस वेव या इसको लॉन्ग पीरियड वेव भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में एल वेव बोलते हैं। ठीक है? अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो प्राइमरी वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य होता है, यानी कि जैसे साउंड वेव मूव करता है ना उस तरीके से। यानी कि देखिए साउंड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो इसका वेव भी मूव करेगा ना वो उसके डायरेक्शन में ही करेगा। ठीक है? अगर साउंड का वेव इस तरफ है तो इसका जो वेव है वो उसका मूवमेंट भी इसी तरफ होगा। अगर साउंड का मूवमेंट इस तरफ है तो इसका वेव भी मूव इस तरफ ही करेगा। इसका वेलोसिटी जो होता है वो अधिक होता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका कम होता है। ठीक है? वेलोसिटी यानी कि स्पीड अधिक होता है, ये बहुत तेज़ी से इसमें मैंने बताया था उस क्लास में कि इसका स्पीड जो होता है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है ये मूव करता है। इसके बाद इसका इंटेंसिटी कम है इसीलिए मैग्नीट्यूड कम होता है और ये सबसे पहले सरफेस पे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीड होता है वो अधिक होता है और ये ऑल मीडियम में फ्लो करता है, यानी कि सॉलिड सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में फ्लो करता है। ठीक है? दूसरा हमने सेकेंडरी वेव का देखा था। सेकेंडरी वेव को हम लोग एस वेव बोलते हैं, द्वितीयक तरंग हिंदी में बोलते हैं इसको। ये ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ होता है। यानी अनुप्रस्थ होता है, यानी लाइट वेव की तरह यह मूव करता है। अब देखिए हमारे पास जो लाइट का डायरेक्शन है, लाइट वेव का डायरेक्शन है वो इस तरीके से, लेकिन जो इसका वेव मूव करता है वो इस तरीके से करता है, यानी ट्रांसवर्स रूप से करता है। ठीक है? और इसकी वेलोसिटी कम होती है, यानी कि स्पीड कम होती है, क्योंकि इसका मूवमेंट इस तरीके से है, इस वजह से इसकी स्पीड कम होती है, वेलोसिटी कम होता है। और वेलोसिटी जिसके कम होता है ना उसका इंटेंसिटी अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे भी जो भूकंप आएगा वो अधिक मैग्नीट्यूड का आएगा। यहाँ पे जो भूकंप आएगा वो अधिक मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे जो आएगा वो कम का आएगा। अब देखिए ये जो है सिर्फ सॉलिड मीडियम में मूव करता है। ठीक है? लिक्विड में ये लिक्विड में ये मूव नहीं करता है। लिक्विड में मूव नहीं करता।
ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था उस क्लास में देखा था इंटीरियर ऑफ ऑफ अर्थ में, तो सरफेस वेव को देखा था, जिसको कि हम लोग लॉन्ग पीरियड वेव भी बोलते हैं या एल वेव बोलते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो तय करता है। इसकी वेलोसिटी जो होती है ना, वो वेलोसिटी सबसे कम होती है, और वेलोसिटी सबसे कम, स्पीड यानी कि सबसे कम होता है, और इसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे अधिक होती है। इसकी इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है। ये टू टाइप का होता है, पहला को रेले वेव बोलते हैं और सेकेंड को लव वेव बोलते हैं। रेले वेव का जो मतलब रेले वेव जो मूव करता है वो पी की तरह करता है, और इसकी वेलोसिटी अधिक होती है, इंटेंसिटी कम होती है। एस वेव जो है वो एस की तरह मूव करता है, और इसकी वेलोसिटी कम होती है और इंटेंसिटी जो है वो अधिक होती है। फिर मैंने डिवास्टेटिंग के बेसिस पे बताया था कि सबसे कम पी होता है विनाशकारी के बेसिस पे, फिर उसके बाद एस होता है एंड देन एल होता है। एल में भी जो रेले वेव है उससे ज्यादा डिवास्टेटिंग जो है वो एल होता है। अब तीनों वेव को हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं कि पी एस और एल वेव क्या है। इसमें देखिए, ये डायग्राम मैंने आप लोगों को इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा रहा था तो उसमें भी दिया था। तो इसमें एक कंफ्यूजन है, इस डायग्राम में यहाँ पे पी वेव लिख दिया है, जबकि ये एस वेव होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये पी वेव होगा। तो देख लीजिए, पी वेव को आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे सॉलिड में भी मूव कर रहा है, लिक्विड में भी मूव कर रहा है, और फिर सॉलिड में मूव कर रहा है। बट सॉलिड से लिक्विड में जब इस लिक्विड में आ रहा है तो इसका एंगल चेंज हो जा रहा है, क्योंकि देखिए साइंस में एक चीज पढ़े होंगे ना कि कोई भी जब वेव्स या फिर कोई तरंग जो है वो जब कि एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो वो जो है वो अभिलंब की तरफ या तो मुड़ता है या फिर उससे दूर चला जाता है। मतलब जिस प्रकार का मीडियम है उस तरीके का व्यवहार करता है। तो सॉलिड से लिक्विड में जब आ रहा है तो देखिए अंदर की ओर मुड़ जा रहा है, यहाँ से वेव आ रहा है अंदर की ओर मुड़ जा रहा है। और फिर जब यहाँ लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो ये बाहर की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो पी वेव आप लोग देखें कि तीनों जो दोनों मीडियम है यानी कि सॉलिड सॉलिड और लिक्विड दोनों में मूव कर रहा है। अब आते हैं एस वेव पे। एस वेव यहाँ पे देखिए, एस वेव जो है वो सिर्फ जो है वो ये सॉलिड में मूव कर रहा है, सॉलिड मीडियम में मूव कर रहा है। यहाँ पे ये एंट्री ही नहीं ले पा रहा है लिक्विड में, जो कोर हमारा लिक्विड फॉर्म में है इसमें एंट्री ही नहीं ले पा रहा है। तो और फिर शैडो जोन भी बताया था उसमें कि देखिए, क्योंकि एस वेव यहीं पे लास्ट मूवमेंट इसका हो रहा है, यहाँ से लास्ट मुड़ जा रहा है। तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो एस वेव का शैडो जोन हो जाता है। पी वेव देखिए, पी वेव क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आके यहाँ बाहर निकल रहा है, और यहाँ से आके यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये सब एरिया जो है यहाँ पे पी वेव नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये पी वेव का शैडो जोन था। तो इसको अर्थक्वेक में दिखाने, शैडो जोन को अर्थक्वेक में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थक्वेक में सिर्फ हम लोगों को तीनों वेव को दिखाना है, उनके इंटेंसिटी को दिखाना है। ये मैंने फिर दोबारा से समझने के लिए बस इसको ऐड कर दिया है। अब देखिए, इससे समझिएगा, इससे शायद आप लोगों को ईपी सेंटर और फोकस और अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन जो है यहाँ पे होता है, अर्थ ओरिजिनेट जो है वो यहाँ पे हो रहा है फोकस पे। ये फोकस हो गया आपका। और देखिए, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे पहुंच रहा है, सबसे नजदीक पॉइंट आपको बताया था ना कि सबसे जो यहाँ से सबसे नजदीक वाला जो पॉइंट होगा सब सरफेस पे, तो सबसे पहले यहीं पे जो है वो अर्थक्वेक आएगा। तो इसी को यह देखिए, ये एरो के माध्यम से दिखाया गया है, ये ईपी सेंटर है, यहाँ पे ईपी सेंटर है। अब देखिए, बाकी जो इधर मूवमेंट हो रहा है ये पी वेव का मूवमेंट है। तो ये देख रहे हैं, इसका डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वहां पे लेट से पहुंचेगा। अब देखिए, ये जो आपको दिखाया गया है, ये लाइन के थ्रू, सीधी लाइन के थ्रू ये पी वेव को दिखाया गया है, और जो टेढ़े लाइन के थ्रू जो दिखाया गया है ये एस वेव को दिखाया गया है, ठीक है। एस वेव को ऐसा टेढ़ा क्यों किया गया है, क्योंकि आपको बताया था ना कि ये ट्रांसवर्स वेव है। ये पी वेव जो है वो सीधे डायरेक्शन में चल रहा है, और एस वेव जो है वो जो है वो किस कैसे चल रहा है, तो ट्रांसवर्स चल रहा है, यानी इस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें फिर ये वाला डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ईपी सेंटर हो गया, सॉरी यहाँ पे फोकस हो गया, भूकंप केंद्र हो गया, और यहाँ पे ईपी सेंटर हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ यहाँ से जो भूकंप यहाँ ईपी सेंटर पे पहुंचा, तो ये सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा ईपी सेंटर पे।
जहाँ मतलब जहाँ पे सबसे पहले पहुँचा वो ईपी सेंटर हो गया, फिर ये जो सीधी लाइन हो गई वो पी वेव हो गया और जो टेढ़ी लाइन है वो एस वेव हो गया। अब इसमें हम लोग इसके थ्रू एल और आर यानी रेले वेव और एल वेव को समझेंगे। देखिए, ईपी सेंटर पे जब अर्थक्वेक पहुँचा ना सबसे पहली बार, तो यहाँ से क्या हुआ कि अर्थ जो है, देखिए ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे पहुँचा, तो अब इसका मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है सरफेस पे, इस तरीके से। सरफेस पे इस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है यानी कि ये इस तरीके से सरफेस पे चारों तरफ जो है वो फैल रहा है, इस तरीके से। तो जब ये जो यहाँ ईपी सेंटर से जो सरफेस पे यानी कि जो परिधि है, इसका परिधि हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जो अर्थ का बोलते हैं, उस सरकमफ्रेंस पे जो मूव कर रहा है उसको हम लोग एल वेव बोलते हैं। एल वेव बोलते हैं जिसको कि लव वेव बोला जाता है, लव वेव। ये जो हो गया लव हो गया। अब देखिए यहाँ से जो इस तरीके से सीधे डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है इस तरीके से सरफेस पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेले वेव। तो रेले वेव क्योंकि पी वेव की तरह होता है इसलिए इसका इंटेंसिटी कम हो गया, और जो एल वेव होता है वो एस वेव की तरह होता है इसलिए इसकी इंटेंसिटी अधिक होती है, लेकिन इसका वेलोसिटी काफी कम होता है। और वेलोसिटी काफी कम होने की वजह से जो इसका इंटेंसिटी है वो अधिक होता है, और इंटेंसिटी अधिक होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत अधिक होता है। यहाँ तक किसी को कोई कुछ समझने में दिक्कत हो तो बताइए अर्थक्वेक को, क्योंकि ये अर्थक्वेक का सबसे बेसिक फंडा था। जो अब फोकस को देखा, ईपी सेंटर को देखा, फिर जो टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव है इसको देखा, तो ये चीज तो लिखना ही है चाहे सवाल कुछ भी पूछे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ आप लोगों को, इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी ये चीज मैंने समझाया था। बोलिए हाँ या ना, बोलते चले, थोड़ा हमको जल्दी जल्दी आगे बढ़ने में वो रहेगा ना। ठीक है सर, समझ में आया। ठीक। अब देखिए हम लोग कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक को हाँ, देखेंगे कि समझ में आया अर्थ। सर। ठीक है, ठीक। अब हम लोग कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक को देखेंगे कि अर्थक्वेक का कॉज क्या, कारण क्या है अर्थक्वेक आने का, यानी भूकंप आने का कारण क्या है। तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो नेचुरल कॉज होता है, सेकंड मैनमेड कॉज होता है, और फोर्थ जो होता है थर्ड जो होता है वो अदर कॉजेज होता है। तो ये जो मैनमेड और अदर कॉज होता है ना, इसको हम लोग जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है ना, एक्सोजेनिक फोर्स में इसको हम लोग काउंट करते हैं, और जो नेचुरल होता है इसको हम लोग इंडोजेनिक में काउंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए नेचुरल वेव जो हो गया, नेचुरल जो कॉज हो गया, तो नेचुरल कॉज में हो गया जैसे फर्स्ट हो गया फॉल्ट, यानी कि फॉल्ट आ जाना किसी कारण से, कोई जो चट्टान या रॉक है वो रॉक में फॉल्ट आ जा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए दो प्लेट जो है वो कन्वर्ज कर रहा है तो दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है तो फॉल्ट होगी। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे इंडिया है आपका, जैसे देखिए ये जैसे इंडिया है, तो इंडिया का ये वाला पार्ट जैसे हिमालय वाला पार्ट था, तो इंडियन प्लेट का ये वाला पार्ट जब यूरेशियन प्लेट के नीचे, यूरेशियन प्लेट यहाँ पे हो गया, ये इंडियन प्लेट हो गया, तो यूरेशियन प्लेट के नीचे जब ये कन्वर्ज कर रहा था, तो ये जब कन्वर्ज किया था ना, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि मालदा गैप बना था। फिर इस जगह पे आपको दामोदर फॉल्ट दिखेगा, यहाँ पे महानदी का फॉल्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको नर्मदा का फॉल्ट दिखेगा। तो इस तरीके से जो था ना ये फॉल्ट जो बना था, तो जब ये फॉल्ट बना होगा ना, तो क्योंकि ये बहुत पहले हुआ था,
लगभग आपको कार्बोनिफेरस एज के बाद ये घटना हुआ था, लगभग 200 मिलियन ईयर अगो के आसपास हुआ था ये घटना। तो जब हुआ था तो उस समय जब ये फॉल्ट पड़ा होगा ना यहाँ पे, तो उस समय भी अर्थक्वेक आया होगा। तो पहला रीजन हो गया आपका रॉक में फॉल्ट आना या फिर जो प्लेट है उसमें फॉल्ट आना। सेकेंड रीजन हो गया वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट है और इस प्लेट के नीचे जो है वो ये यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे वोल्केनो मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से वोल्केनो बाहर आ रहा है। इसको पहले तो मेल्ट कर रहा है, मेल्ट करने के बाद इसमें तोड़ फोड़ कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो प्लेट ये दोनों तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि जैसे इसमें जैसे कोई कोई भी किसी भी तरीके का तोड़ फोड़ होता है या फिर यहाँ ऊपर आने के बाद जो एक्सप्लोजन होता है, तो इस एक्सप्लोजन की वजह से भी जो है वो अर्थक्वेक आता है। ठीक है। थर्ड हो गया हमारा एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। जैसे होता क्या है कि जैसे अर्थ जो अर्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर है, ये एक मिनट रुकिए, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ये जैसे अर्थ हो गया, तो अर्थ के इंटीरियर जैसे है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्थेनोस्फेयर है। ठीक है। तो स्थेनोस्फेयर के ऊपर यहाँ पे क्रस्ट है, यहाँ पे क्रस्ट है। तो क्रस्ट में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे गैस मूव कर रहा है, कोई गैस मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे प्रेशर, क्रस्ट का प्रेशर किसी कारण से कम हो गया, जैसे दो प्लेट दो तरफ खिसक गया। तो इस वजह से जो क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो कम हो गया। तो प्रेशर कम होने की वजह से गैस जो है, गैस का एक्सपेंशन बढ़ने लगता है। तो गैस के एक्सपेंशन बढ़ने की वजह से भी जो है वो अर्थक्वेक आता है। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक में मैंने इसका हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे, जैसे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स जो होता है उसमें कैसे कैसे होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो था ना, तो प्लेट टेक्टोनिक में कैसे कैसे मैंने देखा, तो जैसे डाइवर्जेंस बाउंड्री पे इसका एक मैं मैप ऐड कर देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट।